अगर आपका ईजीएफआर 15 से कम है तो आपकी किडनी पूर्ण रूप से पूरी खराब हो चुकी है। देखो, आम आदमी बोलेगा कि मेरे पेशाब में झाग आता है, प्रोटीन नहीं पता उसको। सर, मैं जब भी यूरिनेट करने जाता हूँ, मैं यूरिन पोर्ट में देखता हूँ, फ्लश करता हूँ, झाग परसिस्टेंट रहता है। किसी ने बियर ड्रिंक की हो तो बियर के ऊपर जैसे झाग होता है, ऐसे फ्रोथ आ जाता है। तो बेसिकली वो एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन को और सरल करें तो प्रोटीन होता है। डिजीज की बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो सीकेडी कंप्लीटली नॉन क्योरेबल है। और क्यों है? क्योंकि इसमें नेफ्रॉन्स जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किडनी की, नहीं, किडनी नेफ्रॉन्स से जुड़ के बनती है और वो मर जाते हैं। स्टीरॉयड इज ए मैजिकल ड्रग बट व्हेन टेकन अंडर डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन। तो अस्थमा, नज़ला, साइनस, ये सब में योगा प्राणायाम मदद कर सकता है? देखो, योगा प्राणायाम बड़ा हेल्पफुल होता है क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जी। लेकिन जब उनको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज लिख के दें तो ज़्यादा असर करती है पेशेंट को, और प्राणायाम लिख के दें तो उन्हें ओल्ड फैशन लगता है। तो आजकल ये देखा जाता है पैटर्न कि सिर्फ एक एज के बाद नहीं, यंग लोगों को भी कभी कभी सेक्सुअल डिसऑर्डर में इन लोगों को प्रॉब्लम होता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर की जो जड़ है वो सोसाइटी ने ही इसको रूप दिया है। कैसे? सबने ऑब्जर्व किया होगा, 10th की बायोलॉजी में 9th चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 8th चैप्टर पढ़ाया जाता था और फिर सीधा 10th पढ़ाया जाता था। ह्यूमन सेक्सुअल डिसऑर्डर का चैप्टर ही है। स्वागत है आप सबका ऑन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ अटेंशन इंडिया पॉडकास्ट। मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद है एक बहुत ही खास गेस्ट। ही इज अ स्टेट टॉपर एंड ए गोल्ड मेडलिस्ट। हम लोग क्रॉनिक डिजीजेस एक्सेट्रा के बारे में बात करते हैं। आज के ज़माने में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, चैट जीपीटी में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, गूगल पे, लेकिन वो सबको हटा के एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन होता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद है ऐसे ही एक एक्सपर्ट जिन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स का ज़िंदगी इन अ वेरी वेरी पॉपुलर वे ट्रांसफॉर्म किया है फॉर द बेटर। मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर दीपक धनकर। जैसा कि मैंने कहा, स्टेट टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, अवार्ड विनिंग आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके जितने भी पेशेंट्स हैं ठीक तो हो ही जाते हैं, लेकिन कभी भी अगर फॉर फर्दर कंसल्टेशन किसी रिलेटिव या वो हमेशा उनको रेकमेंड करते हैं क्योंकि 100% रिकॉर्ड रहा है उनका। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए फॉर दिस वेरी स्पेशल पॉडकास्ट। सबसे पहले कैसे हो आप, बताइए सर। मैं बहुत बढ़िया हूँ। बाकी आप बताओ, आप कैसे हो? कैसा फील कर रहे हो? बढ़िया बढ़िया, मजेदार कॉन्वर्सेशन होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनके साथ कंसल्टेशन या फिर बातचीत करने के लिए ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मेरे को तो अभी डायरेक्ट मौका मिल रहा है तो उस चीज़ का मैं भी फुल फायदा उठाने वाला हूँ। फायदे से मैं रिलेट करना चाहूँगा मेरा सबसे पहला सवाल, ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा फायदा हो। सीकेडी के बारे में थोड़ा हम बातचीत करेंगे सर। क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिन लोग को फुल फॉर्म शायद नहीं पता हो, तो ये क्रॉनिक किडनी डिजीज डॉक्टर साहब ये क्या होता है और ये कैसे होता है? तो अब हम शुरू करेंगे सीकेडी को लेमैन के लेवल से जी। और हायर लेवल तक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि सीकेडी है क्या। तो सबसे पहले सीकेडी की फुल फॉर्म 3 शब्दों से बना है, सी के और डी, क्रॉनिक किडनी डिजीज। जी। तो लेमैन को तो ना तो क्रॉनिक पता ना किडनी पता, किडनी तो खैर पता होगा नाम सुना होगा। नाम सुना होगा। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज अगर लेमैन एक आम आदमी को समझना है तो आप ये समझिए, अगर आपकी किडनी 100% ब्लड को साफ कर रही थी जब वो पूर्ण रूप से ठीक थी, अब वो 100% से कुछ कम कर रही है और उस कम के बेसिस पर हम इसकी ग्रेडिंग कर देते हैं। जी। जैसे सीकेडी स्टेज 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3, फिर 3 में 3A 3B, सीकेडी 4 कर दिया, सीकेडी 5 कर दिया, सीकेडी 5 टर्मिनल स्टेज फेलियर हो गया। तो सीकेडी बेसिकली एक आम आदमी को इस नजरिए से देखना चाहिए कि किडनी की फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। अब बात करें थोड़ा प्रो लेवल पे, जो या फिर कुछ ऐसे पेशेंट जो थोड़े जिज्ञासु होते हैं, जिन्हें पता है थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में, तो बेसिकली ईजीएफआर, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जी, उसको कैलकुलेट करते हैं हम और उसके बेसिस पर ग्रेडिंग कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका ईजीएफआर 15 से कम है तो आपकी किडनी पूर्ण रूप से पूरी खराब हो चुकी है। यानी आप ये मान लो 90% से ऊपर आपकी किडनी जा चुकी है, 10% या उससे कम बची है आपके पास, यानी इतना डेंजरस है। तो एक्सपर्ट देखिए इसको ईजीएफआर की टर्मिनोलॉजी में, और जिसको ईजीएफआर और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, वो ये समझे कि किडनी की फंक्शनिंग कम हो गई है पहले से। तो ये जो फंक्शनिंग कम हो जाता है, ये हम कंप्लीटली इसको रिवर्स करके ठीक कर सकते हैं या फिर ओनली पार्शियली ठीक होता है? दो टर्म्स मैंने सीखा है, मेरे जितने भी मेडिकल फ्रेंड्स है, मेरी खुद की बहन भी डॉक्टर है। एक होता है क्यूरेबल, दूसरा होता है मैनेजेबल।
तो इस केस में ये क्या होता है, कंप्लीटली क्योरेबल होता है या फिर ओनली मैनेजेबल होता है? देखो, अगर एथिकली बात करें तो कंप्लीटली नॉन क्योरेबल है, लेकिन जो मनी मॉन्गर्स हैं, जी। जैसे डॉक्टर्स जो पैसा लूटना चाहते हैं, डॉक्टर भगवान भी हो सकता है और डॉक्टर शैतान भी हो सकता है। सही कहा। एक पतली सी लाइन है, उसके इस तरफ तो शैतान, उसके इस तरफ तो भगवान। भगवान। तो जिसको शैतान बनना है वो कहेगा क्योरेबल, और जिसको भगवान ना कम से कम इंसान तो बनना चाहता हो तो कहेगा नॉन क्योरेबल। तो सीकेडी कंप्लीटली नॉन क्योरेबल है। और क्यों है? क्योंकि इसमें नेफ्रॉन्स, जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किडनी की, किडनी नेफ्रॉन्स से जुड़ के बनती है, और वो मर जाते हैं। क्या मरा हुआ कभी इंसान जिंदा हुआ है? नहीं हुआ है। तो नेफ्रॉन्स कैसे होंगे? और दूसरी बात, अगर किसी डिजीज का क्योर होगा तो वो सोसाइटी में देखने को ही नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल पोलियो, हमने पोलियो वैक्सीनेशन से पोलियो को एडिकेट कर दिया इंडिया से। लास्ट रिपोर्टेड केस बिहार में आया था, 2000 कुछ में आया था, उसके बाद से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो उसका क्योर है, तो सोसाइटी में डिजीज नहीं है। अगर कोई डिजीज सोसाइटी में आपको देखने को मिल रही है तो इसका मतलब उसका क्योर है ही नहीं, क्योंकि अगर क्योर होगा तो नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि डिजीज सोसाइटी से गायब हो जाएगी। लेकिन इंडिया में जो डेथ होती है हर साल टोटल डिजीज इंडिविजुअल की, उसमें कभी थर्ड, कभी फोर्थ, कभी फिफ्थ, ये इसका पोजिशनिंग रहती है जो टोटल पेशेंट किसी डिजीज से मरते हैं। और अगर बात करें यूएसए अमेरिका की, तो उनके टोटल हेल्थ बजट का 15% से ज्यादा इकलौता वो सीकेडी पर खर्च कर रहे हैं। लाखों बीमारियों में से एक डिजीज को, जो वर्ल्ड की सुपर पावर है, वो 15% खर्च कर रही है। अगर ऐसा कोई क्योर होता तो क्या अमेरिकन पागल है क्या? वो उसको ढूंढ लेते। अब जैसे क्यूनिन है, मलेरिया की दवाई एक्सट्रैक्ट कर ली, और अब मलेरिया का बहुत सक्सेसफुल मैनेजमेंट है हमारे पास, तो क्या इसके लिए वो नहीं ढूंढ सकते? इसका मतलब कोशिश तो कर रहे हैं सब, लेकिन अभी उस निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए हैं, तो मैनेजेबल है, क्योरेबल नहीं है। किडनी रिलेटेड एक सवाल, जो सवाल मैं बोलूँगा पॉइंटर, जो लोगों को पता है, डायलिसिस के बारे में लोगों को थोड़ा बहुत पता है, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में भी लोग सुनते हैं लोग, लेकिन ये डायलिसिस अगर आप थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझाए कि डायलिसिस क्या होता है, ट्रांसप्लांट कब होता है, और दोनों में से एडवांस स्टेज वाला कौन सा, ये थोड़ा अगर आप थोड़ा विस्तार में हमें समझाए तो जैसे हम शुरू से ही शुरू कर रहे हैं, पहले लेमैन को समझाएंगे हम कि भाई डायलिसिस है क्या। तो आप ये मान के चलो, आपकी किडनी आपकी डायलिसिस ही करती है, लेकिन नेचुरली वो एक भगवान की दी हुई डायलिसिस मशीन है जो 24 घंटे काम करती रहती है। लेकिन जब वो मशीन खराब होती है तो इंसान ने एक मशीन इजाद की है, डायलिसिस मशीन, जो एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह वर्क करती है और आपके ब्लड को प्यूरिफाई करके वापस आपकी बॉडी में डाल देती है, यानी आपके खून को साफ करके और वापस आपकी बॉडी में चला जाता है। जो किडनी आपका जितना काम कम कर रही है वो काम मशीन कर देती है। बेसिकली हमने एक मशीन बना ली जो किडनी के काम को रिप्लेस कर रही है। अब आ जाते हैं ट्रांसप्लांट पे। जब जो मशीन हमने बनाई है उससे भी बेनिफिट ना मिले तो फिर भगवान की रचना से बेटर तो कुछ नहीं हो सकता। तो उसमें फिर हम भगवान का सहारा लेते हैं, किसी हेल्दी इंडिविजुअल की किडनी एक डिजीज इंडिविजुअल में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और मिथ ये भी है कि पहली किडनी निकाली जाती है, जबकि ऐसा है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को सीकेडी हो जाए तो मेरे पास 2 किडनी है, वो 2 भी रहेंगी और तीसरी किडनी ट्रांसप्लांट होगी, पेल्विक गिर्डल में जगह बनाई जाएगी, यानी मेरे पास 3 किडनी हो जाएंगी। एक जिसमें से एक ग्राफ्ट है जो किसी हेल्दी इंडिविजुअल ने दिया, और 2 मेरी किडनी है जो पहले से ही खराब है। तो ट्रांसप्लांट एडवांस है, डायलिसिस उससे पहले का स्टेज है। सीकेडी का अगर मैं पूछूं तो बीपी, शुगर, ये सब चीजों से क्या कुछ रिलेशन है, और अगर रिलेशन है तो वो क्या है? देखो, सीकेडी डेवलप होती है प्रायर दूसरी किसी डिजीज के अनकंट्रोल हो जाने पर। जैसे कि अगर आप हाइपरटेंशन को लंबे समय तक कंट्रोल ना करो, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका बीपी 200 प्लस होने के बाद भी कोई लक्षण नहीं आता। वो बोलते हैं कि जी मैं चेक करता हूँ 200 प्लस बीपी है, ना मेरे को सिर दर्द होता, ना मेरे को खाने पीने में कोई दिक्कत है, तो मेरा तो जेनेटिक है जी, बीपी मेरा तो इतना ही रहता है। और वो इग्नोर करते हैं तो किडनी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। फिर कुछ डायबिटिक पेशेंट भी ऐसा करते हैं, शुगर लेवल बढ़ता रहता है, उनको सिम्टम्स नजर नहीं आते तो इग्नोर करते हैं। तो क्या होता है, धीरे 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 आपकी किडनी कॉम्प्रोमाइज होती जाती है, और हाइपरटेंशन तो है ही आपको, या डायबिटीज तो है ही आपको, और एक नया गिफ्ट मिल जाता है, सीकेडी, यानी एक डिजीज है एक बोनस। अगर मैं पूछूं कि यूरिन में जो प्रोटीन आने का बात हम लोग करते हैं या फिर जो सुनते हैं, राइट, उसका सीकेडी से कुछ डायरेक्ट रिलेशन है? देखो, आम आदमी बोलेगा कि मेरे पेशाब में झाग आता है, प्रोटीन नहीं पता उसको। सर मैं जब भी यूरिनेट करने जाता हूँ
मैं यूरिन पोर्ट में देखता हूँ, फ्लश करता हूँ, झाग परसिस्टेंट रहता है। किसी ने बियर ड्रिंक की हो तो बियर के ऊपर जैसे झाग होता है, ऐसे फ्रोथ आ जाता है। तो बेसिकली वो एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन को और सरल करें तो प्रोटीन होता है। डिजीज की बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम सीकेडी से एक पहले की डिजीज है, यानी वो फ्यूचर में सीकेडी बन सकती है। यानी हर एक सीकेडी का पेशेंट जनरली नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट होता है, लेकिन हर एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट सीकेडी का नहीं होता। यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्रोटीन निकलना अगर मैनेज ना किया जाए तो भविष्य में सीकेडी का रूप ले सकता है। बट वो जो झाग होता है वो कम्प्लीटली मतलब थोड़ा बहुत भी अगर निकलता है तो वो नॉर्मल होता है या फिर बिल्कुल भी नॉर्मल झाग तो हर इंडियन मेल और फीमेल को आते ही हैं। आप यूरिनेट करेंगे, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, मैं यूरिनेट करता हूँ, मैंने भी ऑब्जर्व किया है। तो मेरा सवाल वही है कि इंसान समझे कब कि ये यहाँ तक नॉर्मल है, इसके आगे अगर हो तो फिर वो थोड़ा सा हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसके इधर नॉर्मल है और उधर अब नॉर्मल है। आपने यूरिनेट किया, फ्रोथ आया यानी झाग आया, आपने फ्लश किया, झाग चला गया, यानी ये एक हेल्दी इंडिविजुअल हो आप, जो सबको फ्रोथ आता ही है। और अगर आपने फ्लश किया और सिंगल फ्लश में वो जा नहीं रहा है, या फिर उसकी एक लेयर बनी रह जाती है, एक कोटिंग बनी रह जाती है यूरिन पोर्ट में, या फ्लश करते हो आप तो वो आपको एक कोटिंग दिखती है, तो आप समझ जाना कि आपको प्रोटीन निकल रहा है और आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत आवश्यकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, तो आप खुद भी ऐसे ऑब्जर्व करके देख सकते हो अगर आपको भी सेम चीज हो रहा है कि नहीं। मेरा आपसे ये चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि सीकेडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कुछ अगर आप मैसेज देना चाहोगे तो वो क्या होगा फ्रॉम अ डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू? देखो, सीकेडी पेशेंट को मेरा एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज होगा। पहला, क्योर मत ढूंढो, क्योंकि क्योर देने वाले मार्केट में बहुत हैं, लेकिन क्योर नहीं है। क्योर तो हो जाएगा क्योंकि आप नहीं रहोगे, आप नहीं रहोगे तो डिजीज भी नहीं रहेगी, तो डिजीज क्योर हो जाएगी। दूसरा ये है कि आप ये मत सोचो कि कोई भी दवाई जो आपको दी जा रही है वो कोई मैजिकल पिल है, ऐसा नहीं है। मेडिसिन सपोर्टिव हो सकती हैं किसी भी पैथी की, लेकिन साथ में आपकी आदतें भी सुधारनी आपको जरूरी है। जैसे बीपी है, अगर आप अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो किडनी और फर्दर डैमेज हो। बिल्कुल। और फिर एक पॉइंट मैं और कोइन करना चाहूंगा, कोई भी किसी भी पैथी का डॉक्टर खराब नहीं होता। ये मैं आपसे पूछना चाहता था कि बहुत कंपटीशन में आपके आंसर के बीच में ये ला रहा हूँ कि मैं बहुत देखता हूँ कभी आपस में किसी एलोपैथी वाला डॉक्टर जो होता है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर की बुराइयां करता है, दूसरे बीमारियों जो दूसरे जो पैथी होते हैं उनके बुराइयां करते हैं, या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर है बोलते हैं कि एलोपैथी खराब है। बट अल्टीमेटली जितना हम समझते हैं कि सब लोग पढ़े लिखे, दे ऑल हैव देयर एक्सपीरियंस, राइट? तो उन लोग को भी आप क्या कहना चाहोगे? एंड यू कैन कंटिन्यू योर आंसर फ्रॉम देयर। देखो, अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर को भला बुरा बोलता है, कुछ कहता है कि आयुर्वेद खराब है, तो असल में वो डॉक्टर ही नहीं है। जिस दिन आप डॉक्टर बने, आपके अंदर की ईगो खत्म हो गई थी उसी दिन, और आपने प्लेज ली थी कि आप ह्यूमैनिटी को सर्व करोगे, पेशेंट्स का भला करोगे। बिल्कुल। तो आप दूसरे को इगोइस्टिक रूप में देख नहीं सकते। अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर ये कहे कि एलोपैथिक कुछ नहीं है, तो ये उसका अहंकार है, क्योंकि अगर इमरजेंसी कैजुअलिटीज नहीं होंगी तो आयुर्वेद जीरो है। उस समय जब पेशेंट को इमरजेंसी में ऑक्सीजन की नीड है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है चूरन ही देता रह जाएगा उसको, और पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। तो सोसाइटी में हर एक पैथी का एक इंडिविजुअल स्टैंड है, इंपॉर्टेंस है, लेकिन कोई भी पैथी किसी से कम नहीं है और किसी से ज्यादा नहीं है। अगर मैं भी अपनी वीडियो में किसी एलोपैथिक डॉक्टर को गलत बोलता हूँ तो इसमें मेरी गलती है, यानी मेरे को अपने अंदर झांकना चाहिए। किसी को एक उंगली दिखा रहे हो तो आपकी तरफ भी बहुत सारी उंगलियां आ रही हैं। बिल्कुल। क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी के बारे में हम लोग ने बात किया। अभी मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस के बारे में, कि ये क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस एग्जैक्टली क्या होती है और क्या ये कंप्लीटली ठीक हो सकता है? देखिए, क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस 3 शब्दों में तोड़ दो आप इसको। क्रॉनिक पैनक्रियाइटिस, आइटिस का मतलब स्वेलिंग, क्रॉनिक लंबे समय तक आपकी पैनक्रियाज में स्वेलिंग रहे, तो उसको हम नाम दे देते हैं क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस। बेसिकली जो पैनक्रियाज होती हैं वो किसी भी तरीके से अब्यूज को फेस करें, जैसे डाइटरी अब्यूज, गलत खाना खाना, मेडिसिनल अब्यूज हो सकता है, आप गलत दवाइयां ले रहे हो जो पैनक्रियाज पर इफेक्ट डाल रही हैं, लाइफस्टाइल आपका गलत हो सकता है, तो उससे क्या होगा, बार 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 पैनक्रियाज पर बर्डन आएगा। तो पहले आपको एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस होगा, वो प्रायर स्टेज है, और फिर भी आप सुधरे नहीं तो फ्यूचर में वो क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस में बदल जाएगा। आप बताते हैं क्योरेबिलिटी पर, मैं हर दूसरे दिन वीडियो देख रहा हूँ, कोई ना कोई एलोपैथी का डॉक्टर ये बोल के चला जाता है सोशल मीडिया पर कि क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस क्योरेबल है।
जबकि क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस सिर्फ मैनेजेबल डिजीज है। क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस को आप मैनेज कर सकते हो, उसके सिम्टम्स को कम कर सकते हो। जैसे किसी पेशेंट को जैसे पेन के अटैक्स आते हैं, जी पेट में दर्द हो जाता है एकदम बहुत सीवियर, बिना उसको नहीं पता क्या रीजन है, उसके हिसाब से कोई रीजन नहीं है, रीजन होता है, तो उसको आप कम कर सकते हो कि उसको पेन के अटैक कम आए। इसमें आपका जो होता है एंजाइम्स बनने कम हो जाते हैं, अमाइलेज और लाइपेज, या कभी ज्यादा बनने लग जाते हैं, नहीं अल्ट्रेशन हो जाती है, तो डाइजेशन हैम्पर्ड हो जाता है, आप उसको सुधार सकते हो। बॉडी वेट कम होने लग जाता है, आप उसको स्टेबल भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो। पेशेंट को डायबिटीज हो सकती है, तो डायबिटीज को होने से रोक सकते हो। अगर डायबिटीज हो गई है तो उसको मैनेज कर सकते हो। तो यानी आप पेशेंट के लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हो, उसके जीवन को आसान बना सकते हो, लेकिन डिजीज को गायब नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये जो क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं, आपके पूरे इतने सालों के प्रैक्टिस के तजुर्बे के हिसाब से वो कौन सी गलतियां करते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी गलती होती है सिम्टम्स को इग्नोर करना। जैसे आपको लगा कि आपकी डाइजेशन जो है हैम्पर्ड हो गई है, आपको खाना कम पचने लगा है, तो एक लेमैन क्या सोचेगा? कोई भी लेमैन ये सोचेगा कि लीवर कॉम्प्रोमाइज्ड है। जी कोई भी, आपने सोसाइटी में देखा हो, कोई भी जिसको भूख कम लगती है या खाना पचता नहीं है, तो क्या कहेंगे? लीवर का टॉनिक पी लो, आप एक लीवर ठीक हो जाएगा। पेनक्रियाज दूर दूर तक भी नहीं होता कहीं। आपका ऑल ऑफ ए सडन वेट गिरने लग गया, फिर भी क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस पर ध्यान, शब्द इतना मुश्किल है, ध्यान कहाँ से जाएगा? तो जो छोटे छोटे साइंस हमें मिलते हैं, यानी पेनक्रेटाइटिस होने से पहले, प्री पेनक्रेटाइटिस साइंस बोल लो आप उसको, वहीं पर आप इसको ग्रैब कर लो और इसका ट्रीटमेंट करो, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो। क्योंकि अभी क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस हुआ नहीं है, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस होने के बाद तो सिर्फ मैनेजेबल रह जाएगा। जी दूसरा ये, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो आप सोचोगे ये तो बहुत बढ़िया बात है, सिम्टम्स तो कोई है ही नहीं, तो अब तो जो मेरा बेकार लाइफस्टाइल है उसको मैं कंटिन्यू करता जाता हूँ। तो कभी कभी विदाउट सिम्टम्स भी क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस डेवलप हो सकती है, साइलेंट किलर का भी रूप ले सकती है। जी तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो आपको डिजीज नहीं हो सकती। तो आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको बेसिकली लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखना है। आपका लाइफस्टाइल अच्छा रखने में मेरे को तो नुकसान ही है, मेरे पास कम पेशेंट आएंगे, लेकिन आप तो सेफ रहोगे ना। बिल्कुल, यानी एक डॉक्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए। मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस के बारे में कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। तो जो क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट है उसको सबसे पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए? देखो, वैसे तो मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता, किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलना चाहता, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो मैंने ऑब्जर्व किया है, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस की मैनेजमेंट में आयुर्वेद का थोड़ा अपर एज है एलोपैथी के कंपैरिजन में। लेकिन सर्जिकल इंटरवेंशन में देखें, जब पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस के केस में, तो एलोपैथी का अपर एज है। यानी कि जैसे ही आपको क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस डेवलप हो तो आपको आयुर्वेद में मूव करना चाहिए और उसको मैनेज करना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मैं कोई इससे किसी और डॉक्टर को बुरा भला नहीं मानना चाहता। ऑफ कोर्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सर, अब मैं थोड़ा आना चाहूँगा थोड़े और अलग अलग तरीके की बीमारियों पे। अस्थमा, नज़ला, साइनस, ये 3 अलग अलग टर्म्स है जो हम बहुत सुनते हैं, राइट? एंड ये सबको मोर और लेस पता होता है, बट ये शायद पता नहीं होता कि क्या ये 3 अलग अलग बीमारियां हैं या फिर एक ही बीमारियां के 3 अलग अलग रूप है। क्या है एग्जैक्टली ये? तो बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, तो हमें तो पता है अस्थमा क्या होता है। अब तो AQI को डेली बेस कर रहे हैं। तो ये तीनों डिजीज जो हैं अलग अलग भी हैं और इंटर रिलेटेड भी हैं। ओके। जैसे सबसे पहले नज़ला पे आ जाते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक वही है। इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। जैसे आपने सोसाइटी में ऑब्जर्व किया हो, किसी को भी ऑब्जर्व किया हो कि बार बार छींके आने लग जाती है। जैसे मान लो सुबह डस्टिंग कर रहे हो घर की, छींके आने लगी, आती गई आती गई आती गई, या फिर हल्का सा वेदर में चेंज हुआ और जुकाम हो गया, नाक बहने लग गया बार बार। दवाई ले लेते हो, जैसे सिट्राजिन एंटी हिस्टामाइन ड्रग ले ली, 2-3 दिन तक सिम्टम सबसाइड हो गए, फिर नाक बहने लग गया। तो ये तो हो गया नज़ला, ये एक टाइप की एलर्जी है। फिर आ जाते हैं साइनस। साइनस को थोड़ा बड़ा करें तो साइनसाइटिस होता है ये, यानी जो आपकी साइनस होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं आपके नोस्ट्रल्स, नाक में, वो सोलन हो जाती हैं। तो इसको बोलते हैं हम साइनस या साइनसाइटिस। उसमें आपका नाक कभी बंद हो सकता है, कभी आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, कभी आपको फिर कोल्ड जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, थोड़े मिक्स सिम्टम होते हैं इसके। फिर और डीपर लेवल पर जब ये डिजीज चली जाती है, यानी लंग्स तक पहुंच जाती है, तो अस्थमा का रूप ले लेती है। तो यानी नज़ला साइनसाइटिस बन सकता है और साइनसाइटिस आगे जाकर
अस्थमा बन सकता है। तीनों रिलेटेड हैं तीनों, लेकिन सिम्टम्स थोड़े थोड़े अलग अलग हैं। तो ये आपने अपने मौसम और वगैरह का भी आपने पॉइंट जिक्र किया, तो क्या मौसम अगर बदलता है तो ये तीनों चीज स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो नज़ला या अस्थमा, ये दोनों चीज बढ़ सकता है? कम तो नहीं होगा मेरे ख्याल से मौसम बदलते हुए, बट बढ़ सकता है। और ये क्या ये बढ़ना नॉर्मल है? देखो, जैसे ही मौसम चेंज होगा तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक ट्रिगर मिलेगा, उसने जो पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। जैसे कि ऑल ऑफ ए सडन टेम्परेचर चेंज होना, जैसे समर से विंटर्स में एंटर करना, ऑल ऑफ ए सडन पोल्यूशन का इंक्रीज होना। पोल्यूशन तो अब मॉडर्न डे प्रॉब्लम है वैसे, जैसे पोल्यूशन इंक्रीज होगा फिर ट्रिगर फैक्टर मिलेगा। ऑल ऑफ ए सडन आपने ठंडा पानी पी लिया, यानी ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जो डिजीज को बढ़ा देते हैं। और जैसा आपने पूछा, मौसम चेंज होता है तो डिजीज बढ़ती है, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेकिन अगर आप डिजीज को मैनेज कर रहे हो तो मौसम का भी आपको फर्क ना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो ये जो हमारे अस्थमा के पेशेंट्स है या फिर जो लोग साइनस से भुगत रहे हैं, क्या उनको लाइफ लॉन्ग इनहेलर जो है वो यूज करते रहना पड़ेगा? मैंडेटरी है या फिर कुछ और सोल्यूशन भी है? देखो, मेरे को एक बात याद आती है, मेरे प्रोफेसर बोलते थे इन बात को कि स्टीरॉयड इज ए मैजिकल ड्रग बट व्हेन टेकन अंडर डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन। तो आप पंप ले रहे हो, मैं गलत नहीं बोलता पंप को, सिम्टम अस्थमा का अटैक है, करने से अच्छा एक पंप ले लो। बिल्कुल, तो पंप गलत नहीं है। हाँ। लेकिन आप बार बार उसको लेना पड़ रहा है आपको, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती है, क्योंकि आप डिजीज को मैनेज नहीं कर रहे। तो पंप को मैं नकार नहीं रहा, लेकिन जीवन भर के लिए लेना ठीक नहीं है। आपको डिजीज के रूट कोज तक जाकर उसको सबसाइड करना पड़ेगा। तो मैं यही रूट कॉज का आपने पॉइंट किया, तो मैं इसको लेके बोलना चाहूंगा कि रूट कॉज इन बीमारियों को, सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद कितना इम्पोर्टेंट है कि हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके फिर उसको जड़ से उखाड़े, इंस्टेड ऑफ ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल ट्रीटमेंट। देखिए, मैं एक स्वीट स्पॉट ढूंढने की कोशिश करता हूँ जी। जैसे मेरे पास कोई भी एक्स पेशेंट आया, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल और फीमेल, जी। मेरे पास आता है, सर मैं ये पंप ले रहा हूँ या ले रही हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उनको दवाई लिख दी, मेरे को बिना बताए पंप साइडलाइन, एलोपैथिक मेडिसिन जाए बाद में, हम तो आयुर्वेदिक ले रहे हैं। ऐसा करते ही उनको अस्थमा के अटैक आने शुरू होंगे, साइनस बढ़ना शुरू होगा। तो हमें क्या करना है, हमें ग्रेजुअली एलोपैथिक को कम करना है और आयुर्वेद पर शिफ्ट होना है, और आगे आयुर्वेद को भी बंद करना है। दवाई कोई डाइट का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। तो आपको रूट कोज को ढूंढना है। जैसा आप पूछना चाह रहे थे कि अस्थमा का अटैक आता है तो किस वजह से आता है, पोलन की वजह से आता है, डस्ट की वजह से आता है, टेम्परेचर चेंज की वजह से आता है, एक्सेसिव पोल्यूशन की वजह से आता है। उस रूट कोज को धीरे धीरे हटाना है और फिर धीरे धीरे बॉडी को अडेप्ट कराना है कि भविष्य में अगर वो एलर्जन, वो पोल्यूशन दोबारा हो तो आपकी बॉडी उसको टफ फाइट दे पाए और सिम्टम्स ना आए। बिल्कुल। हमारे देश में अगर मैं बोलूँ तो योगा, प्राणायाम, ये सब का बहुत महत्व है, राइट? लोग ओवरऑल फिटनेस के लिए करते हैं, बट सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, काफ़ी बीमारियों से बचने के लिए भी या फिर बीमारियों को कम करने के लिए भी ये सब किया जाता है, राइट? तो अस्थमा, नज़ला, साइनस, ये सब में योगा प्राणायाम मदद कर सकता है? देखो, योगा प्राणायाम बड़ा हेल्पफुल होता है क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जी। लेकिन जब उनको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज लिख के दें तो ज़्यादा असर करती है पेशेंट को, और प्राणायाम लिख के दें तो उन्हें ओल्ड फैशन लगता है, जबकि वो उसी का इंग्लिश का नाम है। तो क्या है, जब आप लंग्स की एक्सरसाइज कोई भी करोगे तो बेसिकली आपकी लंग्स का जो मसल्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रोंग बनेगा। वो स्ट्रोंग बनेगा तो धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी डिजीज के सिम्टम से फाइट करने की। तो एंड ऑफ द डे प्राणायाम हो गया, योग हो गया, या लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लेकिन सोलली उस पर डिपेंड ना रहो, आप मेडिसिन चलने दो, साथ में इसको चलाओ, और जैसे जैसे बेनिफिट मिले फिर मेडिसिन को टेपरिंग डोज में कम करो। विच टेक्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये है कि आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो हमारे अस्थमा पेशेंट्स रहते हैं, डिस्पाइट डॉक्टर सुपरविजन, वो ऐसे कौन सी गलतियां करते हैं जो शायद हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि अगर वो भी अस्थमा से जूझ रहे हो तो फिर उनको वो चीज़ गलती ना करें? देखो, सबसे पहली होती है खुद डॉक्टर बनना। डॉक्टर ने कहा कि आपको इतने पफ इस पंप के लेने हैं, आपने एक पफ लिया, आपको आराम हो गया, पंप गया बाढ़ में, अब जरूरत ही महसूस नहीं होती आपको। फिर आपको अगली बार डिजीज आएगी तो इस ज्यादा सीवियर रूप लेके आएगी। पहली गलती तो हो गई डोज को सही से ना लेना।
दूसरी हो गई सिम्टम्स को इग्नोर करना, और तीसरी ये हो गई कि मेडिसिन बिल्कुल ही ना लेना, डॉक्टर को ही ना दिखाना, और चौथी गलती होगी लाइफस्टाइल को चेंज ना करना। यानी जब आपको पता चल चुका होता है कि ये मेरा ट्रिगर फैक्टर है और आप फिर भी उसमें एक्सपोजर किए जा रहे हो बार बार अपना अननेसेसरी, तो आपकी डिजीज बढ़ेगी नेचुरल। तो आपको 4-5 इन पॉइंटों का ध्यान रखना है। मेडिसिन टाइमली लेनी है, डॉक्टर की सुपरविजन में लेनी है, खुद डॉक्टर बनना नहीं है, और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सुधारना है ताकि अस्थमा के पंप से आपको छुटकारा मिल पाए, जो पॉसिबल है। तो जो भी आपने सजेशंस अभी दिया, इसके अलावा कुछ और आप वैल्यूएबल सजेशन देना चाहोगे हमारे अस्थमा, नज़ला या साइनस के पेशेंट्स को, जो एक वैल्यूएबल एडवाइस के रूप में आए उनके लिए? सबसे पहला ये है कि द अर्ली यू डायग्नोज द अर्ली इट क्योर्स। जितना जल्दी आप डिजीज के सिम्टम्स को ग्रैब करोगे और उसका ट्रीटमेंट लोगे, उतनी जल्दी वो डिजीज आपके सिस्टम से चली जाएगी, बाहर जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर डिजीज डायग्नोज हो गई, फिर सोलली मेडिसिन पर भी डिपेंड नहीं होना, कुछ खुद भी एफर्ट्स दिखाने, अपना भी थोड़ा आपको जीवन शैली चेंज करनी। तो यानी ये जो इस डिजीज की मैनेजमेंट होगी वो सिर्फ डॉक्टर का पार्ट नहीं है। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन बना दिया, दवाई आपको दे दी, डॉक्टर ने अपना काम कर दिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है इसकी फर्दर आगे की क्योरेबिलिटी और मैनेजमेंट। खाली मेडिसिन भी नहीं कर सकती, डॉक्टर भी नहीं कर सकता, आपको भी इन्वॉल्व रहना पड़ेगा ट्रीटमेंट में, तब आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल, खुद को इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, सिर्फ डॉक्टर के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते। करेक्ट। डॉक्टर साहब, आपके पास में अभी कुछ हार्ट रिलेटेड सवाल मैं पूछूंगा। आयुर्वेदा में हार्ट डिजीज को किस नज़रिए से देखा जाता है, और आपके हिसाब से हार्ट डिजीजेस के रूट कॉज क्या होते हैं? देखो, पहले एलोपैथिक पर्सपेक्टिव समझते हैं, उससे आयुर्वेद पर मूव करेंगे तो डिफरेंस समझ में आएगा। ओके। एलोपैथी हार्ट को एक पंप से ज्यादा कुछ नहीं मानती। एलोपैथी के अकॉर्डिंग हार्ट एक पंप है जो ब्लड पंपिंग का काम करता है। ओके। बात खत्म। जबकि आयुर्वेद थोड़ा और डीप लेवल पर गया है। आयुर्वेद पंप तो मानता ही है, इसको प्राण का स्थान भी मानता है, और इसमें मन को भी ढूंढने की कोशिश करता है। और ऐसा काफी रिसर्च पेपर में भी देखा गया है कि जब आप हार्ट ट्रांसप्लांट करते हो तो कुछ ऐसी मेमोरीज भी वो पेशेंट शो करने लग जाता है जो उसने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन डोनर ने एक्सपीरियंस की थी। तो इसका मतलब आयुर्वेद कहीं ना कहीं 5000 साल पहले का ग्रंथ होते हुए भी इस बात को जानता था कि कार्डियक मसल में भी मेमोरी कुछ हद तक स्टोर हो सकती है। तो पहला तो हार्ट को ज्यादा ब्रॉडर रूप में देखता है आयुर्वेद, जबकि एलोपैथी थोड़ा इसको सिंपलर रूप में देखता है। फिर आ जाता है कि आयुर्वेद जो हृदय रोग हैं या हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, उनके कारण किनको मानता है? तो सबसे पहला मानता है मेद धातु दुष्टि। आप संस्कृत के वर्ड हैं, थोड़ा टिपिकल नहीं समझ में आएंगे, यानी लिपिड प्रोफाइल का बिगड़ना, आपके खून का गाढ़ा होना। समय के साथ भाषा बदल जाती है लेकिन अर्थ वही रहता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, मानसिक तनाव को भी स्थान दिया गया है आयुर्वेद में, और एलोपैथी भी इसको इंपॉर्टेंस देती है कि अगर आपको स्ट्रेस होगी लाइफ में तो आप हार्ट के पेशेंट बन सकते हो। तो दूसरा स्थान दिया हमने आपकी स्ट्रेस को। आयुर्वेद में तीसरा इंपॉर्टेंस दी गई है अग्नि को, यानी डाइजेशन को। यानी अगर आपका डाइजेशन हैम्पर्ड होगा तो भी आपको हार्ट की डिजीजेस हो सकती हैं। और चौथा और अंतिम दिया गया है आपके लाइफस्टाइल को। स्ट्रेस का थोड़ा ब्रॉडर वर्जन मान लो, लाइफस्टाइल खराब होगा तो भी आपको हार्ट की डिजीज हो सकती है। यानी एलोपैथिक और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव लगभग सेम है हार्ट डिजीज को देखने के मामले में। ओके। तो ये जो आयुर्वेदा का रोल रहता है इसके रिकवरी के बाद, क्या वो उसको और ज़्यादा मदद कर सकता है, और कैसे आयुर्वेदा उस चीज़ में हेल्पफुल हो सकता है? देखो, सोलली आयुर्वेद पर डिपेंड नहीं हो सकते आप हार्ट में, क्योंकि हार्ट की कोई भी डिजीज होगी, जैसे कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो उसमें आपको ऑल ऑफ ए सडन मैनेजमेंट की जरूरत है। जैसे हम बोलते हैं 90 गोल्डन सेकेंड्स होती है पेशेंट के पास कार्डियक अरेस्ट आने के बाद। उसमें अगर आप लोडिंग डोज नहीं देते हो तो पेशेंट एक्सपायर कर सकता है। तो आप एलोपैथिक को प्रायोरिटी और आयुर्वेद को सेकेंडरी में रखोगे हार्ट डिजीज में। एलोपैथिक वाले डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो तो करना ही करना है, साथ में आयुर्वेद को चलाना है, ताकि जो कमियां एलोपैथिक मेडिसिन पूरा नहीं कर पा रही वो साथ में आयुर्वेद करे। लेकिन ये नहीं करना कि जैसे ही आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर को दिखाया और एलोपैथिक दवाई चलो साइड में, ऐसा नहीं करना है। और ऐसा कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको करने के लिए बोलता है तो सबसे पहले डॉक्टर चेंज कर दो और आयुर्वेदिक वाले को। बिल्कुल। तो जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था
कि आपको एलोपैथी प्राइमरी रखनी है जी। और आयुर्वेद सेकेंडरी रखना है। जी। फिर दूसरा क्वेश्चन मन में ये आएगा कि आयुर्वेद को सेकेंडरी रखने से बेनिफिट क्या मिलेंगे। एक नई पैथी इन्वॉल्व हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन आ रही हैं, तो कार्डियक मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी हार्ट जो कमजोर हो चुका है जी। वो उसको थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है, पंपिंग एक्शन बढ़ता है। लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल सुधरता है, खून पतला होता है, बीपी को मैनेजमेंट करने में हेल्प मिलती है। जी। एलोपैथी तो चल ही रही है, साथ में एक प्लस बेनिफिट और मिल जाता है जिससे थोड़ी एलोपैथिक मेडिसिन की डिपेंडेंसी कम हो जाती है, डिपेंडेंसी कम हो जाती है, वीकनेस कम हो जाती है पेशेंट की। तो यानी आपको बेनिफिट ही मिलेगा आयुर्वेद में, कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो ये पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नजर में रखते हुए ये तो अपने ट्रीटमेंट का थोड़ा हो गया। एक होता है नेचुरल ट्रीटमेंट इन फॉर्म ऑफ से योगा हो गया, प्राणायाम हो गया। तो हार्ट डिजीजेस को रेक्टिफाई करने के लिए या फिर कंट्रोल में रखने के लिए इन सब का क्या रोल है सर? देखो, अगर आपको हार्ट डिजीज नहीं है तो आप योग प्राणायाम वगैरह करते हो, कार्डियक एक्सरसाइजेस करते हो, तो आपको चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं कि आपको भविष्य में कभी कोई कार्डियक इशू होगा। और अगर आपको कोई कार्डियक इशू है और साथ में आप इनको कर रहे हो तो आपकी रिकवरी स्पीडी हो जाएगी, जल्दी रिकवरी होगी, मेडिसिन का इफेक्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। क्यों? प्राणायाम और योगा करने से एक तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा जी, दूसरा स्ट्रेस लेवल कम होगा, और जब स्ट्रेस कम होती है तो हार्ट फ्लरिश करता है, आपको अच्छा फील होता है, डोपामिन सिक्रेट होता है, फील गुड करते हो। और हमेशा जब आप फील गुड करोगे तो रिकवरी स्पीडी होगी, फास्ट होगी। आयुर्वेदिक दवाइयों का या ट्रीटमेंट का सालों भर साल हमारे यहाँ पे देश में चलता आ रहा है, लेकिन एक चीज बोला जाता है कि हैवी मेटल्स का यूज होता है, तो उसका हार्ट के साथ क्या कनेक्शन है? क्या वो इन सम वे और दी अदर हानिकारक हो सकता है उसके लिए, या फिर कोई स्ट्रेस नहीं है? उसको स्ट्रेस फ्री कैसे बनाए उसका ट्रीटमेंट को? देखिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर तो इस बात को पॉइंट आउट करते नहीं, हमारे काउंटर पार्ट वाले, बाकी मैं कहूँगा काउंटर पार्ट नहीं है, सहयोगी हैं, एक साथ मिलके ही हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एलोपैथिक डॉक्टर कोइन करते हैं इस बात को कि जो आयुर्वेदिक दवाई आप ले रहे हो उसका लेबल पढ़ो, उस पे हैवी मेटल है उसके अंदर। बात सही है, हैवी मेटल है, लेकिन क्या उन्हें पता है कि उस मेडिसिन की प्रोसेसिंग कैसे हुई है? क्या इंडियन गवर्नमेंट कोई ऐसी दवाई को मार्केट में आने देगी जो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी? गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, जीएमपी है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, आयुष के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हैवी मेटल तो होते हैं आयुर्वेद में। दो तरीके की मेडिसिन बनती हैं आयुर्वेद में, एक होती है प्योरली हर्बल, इसमें सिर्फ प्लांट और प्लांट पार्ट्स को यूज किया जाता है, उसमें तो हैवी मेटल होते नहीं। दूसरी कैटेगरी है रस औषधि। रस औषधि में क्या होता है, मेटल्स का यूज किया जाता है, लेकिन उनके ऑक्साइड फॉर्म में, यानी उनको इनर्ट बना दिया जाता है। अगर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा, जैसे हीलियम इनर्ट है, हीलियम किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी, ऐसे ही जब आप किसी हैवी मेटल का किसी दूसरे कंपाउंड से बॉन्ड बना दोगे तो जो उसकी रिएक्टिविटी थी वो खत्म हो चुकी है, जिसके लिए एक यानी श्लोक भी आता है आयुर्वेद में, संस्कारो ही गुना अंतर्दानम उच्यते, यानी जब आप किसी चीज का संस्कार करोगे तो उसके अंदर गुणों का अंतर्दान होगा, यानी उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज आएंगी जो पहले उसमें नहीं थी। जैसे एक डम्ब स्टूडेंट को आप विद्यालय स्कूल में भेजते हो तो इंटेलिजेंट बनता है, वो उसका संस्कार हुआ है, पहले वो डम था, पहले वो एक तरीके से हैवी मेटल था, वो टॉक्सिक था सोसाइटी के लिए, लेकिन जब आपने उसको एक मोल्ड में डाला तो अब वो आगे जाके साइंटिस्ट भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है। ऐसे ही हैवी मेटल का हमने एक प्रोसेस से गुजारा उसको और उसको इनर्ट बना दिया, अब वो अपनी प्रॉपर्टी तो शो करेगा लेकिन टॉक्सिसिटी नहीं करेगा। समझा। हार्ट ब्लॉकेज पे मैं थोड़ा आना चाहूंगा स्पेसिफिकली। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है हार्ट ब्लॉकेज को, जब इंसान को पता है कि उसका हार्ट ब्लॉक है, उसको कम या स्टेबल करने में कैसे मदद कर सकता है? देखो, मैं सोशल मीडिया हम सब देखते हैं, मैं डेली बेसिस पर वीडियो देख रहा हूँ, कोई हकीम जी बैठे हैं कहीं, कोई आयुर्वेदाचार्य बैठा क्लेम कर रहा है एक काढ़ा पियो और ब्लॉकेज खत्म, जबकि रियलिटी क्या है, ब्लॉकेज को आप स्टेबल कर सकते हो, कुछ केसेस में कुछ उसको रिड्यूस भी कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल रेडिकेट नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही होता तो वो काढ़ा सब पी रहे होते और कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाता। क्या जरूरत थी स्टंटिंग कराने की? बिल्कुल। क्या जरूरत थी हार्ट ट्रांसप्लांट कराने की, जब सब कुछ उस काढ़े से, उस मैजिक पोशन से, उस पिल से हो जाता है? तो मेरी भी कोई जरूरत नहीं है, कार्डियोलॉजी की भी कोई जरूरत नहीं है। तो आप अपना थोड़ा सा IQ बढ़ाओ या फिर माइंड को ओपन करके सोचो
कि ऐसा नहीं होता है। आपकी ब्लॉकेज बढ़ने से रुक सकती है, कुछ केसेस में थोड़ा रिवर्सल हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई मैजिक नहीं होगा जो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक गोल्ड प्लेट में रख के और परोसा जा रहा है कि आप ये दवाई ले लो जी ऐसा हो जाएगा। वो एक फोल्स क्लेम है, झूठा क्लेम है। झूठा क्लेम। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हार्ट डिजीज से जो लोग जूझ रहे हैं, अभी जो लोग सफ़र कर रहे हैं, एक आयुर्वेदिक स्पेशल टिप या फिर एडवाइस सजेशन उनके लिए क्या रहेगा? देखो, सबसे पहली एडवाइस तो आप लो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, क्योंकि इकोनॉमिकली भी जरूरी है। हर कोई डॉक्टर की कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। करेक्ट। इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ज्यादा है सोसाइटी में जी। और अपर मिडिल क्लास या फिर रिच पीपल कम है। तो सबसे पहले आप थोड़ा योग, प्राणायाम, हाँ। थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़े रोज के 2 से 3 हजार 5 हजार फुट स्टेप करना, उससे क्या होगा, आपकी कार्डियक मसल टोन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक आपने कभी किसी रिक्शा वाले को आता हुआ नहीं देखा होगा, आपने किसी मजदूर को आता हुआ नहीं देखा होगा। उनको दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन उनको कार्डियक इशू आप कभी नहीं देखोगे, उनका पेट कभी नहीं दिखेगा, लिपिड प्रोफाइल कभी गड़बड़ हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि जितनी कैलोरीज वो कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा वो बर्न कर रहे हैं। कार्डियक इश्यूज हैं अमीरों की बीमारी, क्योंकि अब आपके पास प्लेंटी ऑफ मनी है, जिस मनी से आप कैलोरीज बाय कर रहे हो और लेकिन उन कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहे। तो एंड ऑफ द डे आप किसी भी अमीर आदमी को देखोगे जो सक्सेसफुल है, उसका पेट दिखेगा आपको। किसी को भी उठा के आप देख लो सोसाइटी में, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना ज्यादा मोटा है और उतना ज्यादा उसको कार्डियक इश्यूज हैं। तो यानी आपको पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज पर फोकस, डाइट पर फोकस, हेल्दी खाना खाना, प्रोसेस फूड से दूर रहना, और तो आपका पैसा एक नहीं लगा, कंसल्टेशन की कोई नीड नहीं, और आपने मैनेज कर लिया। और फिर भी आपको डिजीज हो जाती है, क्योंकि ये पॉडकास्ट तो आज देख रहे हो, पहले तो गलतियां कर ही रहे थे, तो फिर आप डॉक्टर के पास आ सकते हो। और अगर आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको ये कहे कि एक कार्डियक ओपिनियन भी आप ले लो, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपको ये लगे कि भाई एलोपैथिक डॉक्टर्स तो 2,500 रुपये फीस चार्ज कर रहे हैं, 2,000 फीस चार्ज कर रहे हैं, तो एम्स है, एम्स में कोई फीस नहीं लगती, आरएमएल है उसमें कोई फीस नहीं लगती, सफदरजंग है उसमें कोई फीस नहीं लगती, पीजीआई है पीजीआई में कोई फीस नहीं लगती। ऑप्शंस बहुत हैं। लेजीनेस आपकी जो है वो रोक रही है आपको, या फिर आपको व्हाइट कोट फियर है कि डॉक्टर देखेगा तो डांट लगाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग वे टू पुट, व्हाइट कोट फियर। अभी मैं आ जाऊंगा एक ऐसे टॉपिक पे जो हालांकि बायोलॉजी है, साइंस है, लेकिन हमारे देश में थोड़ा सा टैबू की तरीके से देखा जाता है। तो ये इसलिए हम लोग और विस्तार में बात करने वाले, ताकि लोग इसको टैबू के हिसाब से ना देखें एंड प्रैक्टिकली एक साइंस ड्रिवन अप्रोच के तरीके से देखें। हम बात करें सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इन मेन के बारे में, राइट? तो आजकल ये देखा जाता है पैटर्न कि सिर्फ एक एज के बाद नहीं, यंग लोगों को भी कभी कभी सेक्सुअल डिसऑर्डर, मेल लोगों को प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले तो वो छुपाते, डॉक्टर के पास जाने से डरते, या फिर अपना करके नहीं बताते, दोस्त का करके बताते। ये तो सबसे पहला टैबू का बात हो गया, तो ये तो आपने फेस किया होगा। बट यंग लोगों में आप कितना देख रहे हो सेक्सुअल डिसऑर्डर मेल्स में, और ये पैटर्न क्या देखे हो आप लास्ट, अगर मैं 3-4-5 साल का अगर बोलूँ तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है? देखो, सेक्सुअल डिसऑर्डर की जो जड़ है वो सोसाइटी ने ही इसको रूप दिया है। कैसे? सबने ऑब्जर्व किया होगा, 10th की बायोलॉजी में 9th चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 8th चैप्टर पढ़ाया जाता था और फिर सीधा 10th पढ़ाया जाता था। ह्यूमन सेक्सुअल डिसऑर्डर का चैप्टर ही गायब। फ्रॉग का रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, जैसे ही मेल का पार्ट आता है, चलो बच्चों पेज टर्न करते हैं, अगला चैप्टर पढ़ते हैं, वो खुद पढ़ लेना। हाँ, वो खुद पढ़ लेना। अगर खुद पढ़ने वाली चीज ही होती तो सीबीएसई ने अपने सिलेबस में क्यों डाला? फिर होता है, जैसे मेल हो चाहे फीमेल हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आप यंग होते हो तो आप क्यूरियस होते हो, आप उस चीज को जानना चाहते हो। हर चीज लस्ट नहीं है, आप क्यूरियस भी हो कि आप जानना चाहते हो रियल में ये प्रोसेस है क्या। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि मम्मी ने कह दिया कि परी आई थी और बच्चा दे गई, ऐसा नहीं होता। उसका एक प्रोसेस है जो साइंस है, वो एक साइंस है, लेकिन सोसाइटी इसको देखेगी घृणा भाव से, और उसी वजह से जो पेशेंट होता है वो अशेम्ड हो जाता है कि पूरी दुनिया में बीमारी मेरे को ही क्यों है। फिर वो किसी को बताते हुए डरेगा। मेरे पास पेशेंट आएंगे, कहेंगे सर मेरे दोस्त का दोस्त है, उसको ऐसा ऐसा होता है, और इतनी डिटेल में बात बता देगा जैसे उसके साथ बेडरूम में है वो। उसे क्या पता, मैं समझ जाता हूँ ये डिजीज उसको है, लेकिन मैं ज्यादा
यानी उस बात को तूल नहीं देता, क्योंकि उससे शर्मा जाएगा, शेम्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो सोसाइटी में इसको हमें नॉर्मलाइज करना होगा कि जैसे डायबिटीज है वैसे ही सेक्सुअल डिसऑर्डर है। जो सेक्सुअल डिजीज है वो किसी दूसरी बीमारी से भिन्न नहीं है, टैबू नहीं है ये कोई। इसको नॉर्मलाइज करना होगा, यंगर जनरेशन से नॉलेज देनी शुरू करनी होगी, ताकि बाद में उसको हिचक ना हो। वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाओ, ये कोई टैबू नहीं है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर है, पेशेंट बिल्कुल क्लियरली डॉक्टर को बताएगा, सर मैं ये सिम्टम फेस कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स में ओपनली डिस्कशन होगा। हमारे यहाँ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो ये मेल को देवता देखा जाता है कि मेल में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती, फीमेल में हो सकती है। तो पहली चीज तो ये करनी होगी। फिर दूसरा आपने ये पूछा कि सोसाइटी में क्या पैटर्न है। तो पहले अगर 90s में चले जाएं तो ये डिजीज होती थी ओल्ड एज की, क्योंकि ओल्ड एज में स्वाभाविक रूप से टेस्टा का लेवल गिरना शुरू होता है मेल में, और एक लोअर पॉइंट पर आकर सेटल डाउन हो जाता है। तो जो सेक्सुअल डिजायर या जो कैपेसिटी, जो कैपेबिलिटी यंगर एज में थी, वो ओल्ड एज में रहती नहीं है। तो पेशेंट फील करता है कि मेरे को डिजीज हो रही है, लेकिन जनरली वो बायोलॉजिकली होना ही होता है। लेकिन अब हो रहा है उल्टा। जो यंग जनरेशन है 21 ईयर्स 25 ईयर्स, वो फेस कर रहे हैं इस डिजीज को, जिसमें से आप ये मान के चलो कि 60% को तो डिजीज ही नहीं है। उनको परफॉर्मेंस प्रेशर, उनको ये लगता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरे में कोई कमी है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो जो 60% है उनको कोई बीमारी नहीं है, उनको एंजाइटी है सिर्फ, और परफॉर्मेंस प्रेशर कह सकते हो आप। बाकी 40% को टेस्टा का लेवल कम है। वो किस लिए कम है? क्योंकि हमारी लाइफ में स्ट्रेस टेस्टा को कम करता है। टाइम से हम सोते नहीं, प्रॉपर एजुकेशन है नहीं, तो उससे भी टेस्टा का लेवल डाउन होता जाता है, और बेसिकली एंड में सेक्सुअल डिसऑर्डर का रूप वो ले कर लेता है। यंग एज में प्रिवेल कर रही है। एवरेज टेस्टा का लेवल भी अगर आप देखो तो जो 21वीं सेंचुरी का मेल है, अगर उसको मिडिवल टाइम के मेल से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो टेस्टा लेवल है वो गिर रहा है। मेल जो हो रहा है वो थोड़ा सा फेमिनाइन साइड ज्यादा ले रहा है और टेस्टा कम होता जा रहा है। ये जो आपने कहा सेक्सुअल डिसऑर्डर इज एज कॉमन एज से डायबिटीज हो या कुछ भी हो, बट आपस में कोई कनेक्शन है? डायबिटीज, हाई बीपी या हार्मोनल प्रॉब्लम्स का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है सेक्सुअल डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स के साथ? देखो, कोई भी क्रोनिक डिजीज होगी तो आपको पूरे प्रोन हो कि आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर 100 पेशेंट को डायबिटीज है तो 95 to 97% को सेक्सुअल डिसऑर्डर भी होगा। जिसको हम इग्नोर कर देते हैं डायबिटीज की वीकनेस मानकर, जबकि हमें उसको एक सेपरेट डिजीज मानकर और डायबिटीज को एक सेपरेट डिजीज मानकर दोनों का ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऐसे ही हाइपरटेंशन होने से भी आपको हो सकता है कि आगे फ्यूचर में टेस्टा लेवल डाउन हो जाए, क्योंकि हाइपरटेंशन कहीं ना कहीं स्ट्रेस से हो रहा है आपको, और स्ट्रेस फिर आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर रही है। सिगरेट स्मोकिंग हो गया या फिर अल्कोहल लेना हो गया एक्सेट्रा, क्या ये सब परमानेंटली या फिर टेम्पोरेरीली टेस्टोस्टेरोन को डैमेज कर सकती है? और उसके डैमेज के वजह से क्या जो इंसान सेक्सुअल डिसऑर्डर फेस करता है डायरेक्टली कनेक्टेड है वो दोनों? देखो, स्टार्टिंग में जब आप स्मोकिंग ओकेजनली शुरू करते हो, ड्रिंकिंग ओकेजनली शुरू करते हो, तो टेस्टा कम होता है। लेकिन जैसे ही आप क्विट करते हो 2 ओकेजन्स के बीच में वो अपने नॉर्मल सैचुरेशन पर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे मैं स्मोकर नहीं हूँ, मान लो मैंने आज एक 2 सिगरेट यूज करी, या फिर मैंने कुछ 500 ml 100 ml अल्कोहल का यूज किया, तो आज मेरा टेस्टा कॉम्प्रोमाइज होगा। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम टॉक्सिन्स बॉडी में से निकलेंगे, टेस्टा नॉर्मल लेवल को अचीव कर लेगा। लेकिन जब आप चेन स्मोकर की कैटेगरी में घुसते हो, डेली जो अल्कोहल का यूज करते हैं, उनमें परमानेंटली आपका टेस्टा कम हो सकता है। और जनरली ये देखा भी जाता है कि जो ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं, क्रोनिक स्मोकर्स, चेन स्मोकर्स होते हैं, उनको आगे फैमिली प्लानिंग में भी इशू आता है जनरली। लेकिन वो फीमेल को इसके लिए जो दोषी ठहराएंगे, लेकिन कल्प्रिट मेल होता है, उसको होता है। जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया कि टैबू होता है, राइट? तो काफी लोग तो सबसे पहले आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते कि हम में प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो डॉक्टर के पास जाने से शर्माते। इसका रीजन क्या हो, इसका सोल्यूशन उनके हिसाब से क्या हो गया कि चलो इंटरनेट पे जाओ, खुद ही खुद का डॉक्टर बन जाओ, जो कि आप पहले भी कहे हो कि नहीं बनना चाहिए।
तो वो जो खुद का डॉक्टर बनना, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेके ये दवाई लेना, वो दवाई लेना वगैरह एक्सेट्रा, विदाउट डॉक्टर्स गाइडेंस, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, वो सेक्सुअल डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स में कितना कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, कितना हानिकारक हो सकता है बॉडी के लिए? देखिए, आप जैसे मान लो 2 भाई हैं, उसमें से एक पर जो दवाई असर करेगी वो ज़रूरी नहीं है दूसरे पर भी करे, जबकि दोनों भाई हैं, दोनों की मदर सेम, फादर सेम। तो नेट पर आपने ऐड देखी, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया, परचेज कर लिया। इसमें कहाँ डायग्नोसिस हुई, कहाँ रूट कोज को फाइंड आउट करने की कोशिश की गई, कहाँ ये जानने की कोशिश की गई कि जो आप सिम्टम फेस कर रहे हो वो असल में कोई डिजीज भी है या वैसे ही है। जैसे 60-40 की मैंने पहले बात करी जी। तो डायग्नोसिस पार्ट तो आपने हटा दिया, आपने खुद ही डायग्नोसिस कर लिया, खुद का कर लिया, खुद ही प्रिस्क्रिप्शन बना लिया, खुद ही मेडिसिन को ऑर्डर कर लिया और खुद ही खा लिया, तो फिर उसके बाद रिजल्ट भी ऐसे ही मिलेंगे। मैंने अपनी ओपीडी में किडनी फेलियर होते हुए भी देखा है पेशेंट को, ये ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिसिन लेने से, क्योंकि आयुर्वेद की मेडिसिन ओटीसी में आती है, उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जनरली नीड नहीं होती। तो इसी लूप होल का फायदा उठा के कुछ लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को धड़ल्ले से मार्केट कर रहे हैं ऑनलाइन कि आप ये मेडिसिन ले लो ये हो जाएगा, ये मेडिसिन ले लो आप ये हो जाएगा। एड रन करते हैं, एड को आप देखते हो, ऐड करते हो, क्योंकि टैबू तो है ही, आप बताना तो चाहते नहीं। अब आपने इनकॉग्निटो टैब खोला, ऑर्डर कर ली, आपकी कोई हिस्ट्री नहीं हुई, कोई आपका यानी आपने पीछे कोई सुराग ही नहीं छोड़ा, तो आपको अशेम भी फील नहीं हुआ। प्रोडक्ट भी ये डिस्क्रिट शिपिंग में देने लग गए जिस पर कोई लेबल नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता, और आप उस मेडिसिन को यूज कर लेते हो। फिर आपको कोई साइड इफेक्ट आता है, फिर आप बता भी नहीं पाते किसी को कि ये साइड इफेक्ट क्यों आया है। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आपको ये दिक्कत है और आपको डॉक्टर से डिस्कस करना है, तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एक प्राइवेट चीज है। बिल्कुल। अगर आप मेरे पेशेंट और मेरे को कोई बात बताते हो और वो मैं किसी तीसरे को बताऊं, तो ये नहीं मैं डॉक्टर ही नहीं हूँ, ब्रीच हुआ वो चीज, हमने प्राइवेसी का ब्रीच कर दिया। जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है वो इतना सेक्रेड है कि अगर आपने मेरे को कोई बात बता दी, वो बात उसी दिन वहीं खत्म हो गई। आप मुझे कहीं सोसाइटी में मिलो और मैं आपको देख के हंसने लगूं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैंने अपनी सेक्सुअल डिसऑर्डर की डिजीज इसके साथ डिस्कस की और ये मेरे को लोग मैंने ओपन अप किया और ये मेरा ही मजाक उड़ा रहा है, मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। तो इसलिए डॉक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। जब कोई किसी को डॉक्टर के पास जाके बात बताता है तो डॉक्टर भी उस पेशेंट को इस तरीके से देखता है कि पता नहीं उससे क्या पाप हो गया, जबकि उसे एज ए पेशेंट देखना चाहिए और उसको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए कि जो आपको डिजीज हुई है ये कोई आपको ही नहीं हुई है, बहुत लोगों को हुई है। और ओपीडी या कंसल्टेशन खत्म होने के बाद बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। अगले पेशेंट के साथ चिट चैट नहीं होनी चाहिए कि जो आपसे पहले पेशेंट गया है उसको ये दिक्कत थी, फिर दूसरा पेशेंट भी हंस रहा है, आप भी हंस रहे हो, और जब वो पेशेंट आपकी ओपीडी से निकल के जा रहा है वो दूसरे पेशेंट को देख के भी हंस रहा है, तो डॉक्टर भी तो कल्पित है ना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। आपस में एम्बैरेसमेंट का कारण नहीं बनना चाहिए, कीप इट प्राइवेट। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एज अ डॉक्टर जो सेक्सुअल डिसऑर्डर प्रॉब्लम से अभी एज ऑफ नाउ सफ़र कर रहे, उनके लिए फ्रॉम अ डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या एडवाइस एंड सजेशन रहेगा ताकि वो बिल्कुल फॉलो करे एंड टुवर्ड्स बेटरमेंट आगे बढ़े? देखो, सबसे पहले इसमें कोई होम रेमेडी ट्राई नहीं करनी, कोई मिरेकल क्योर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी, कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे को दिखाओ, डॉक्टर बहुत है जो देखते हैं। आप डायरेक्ट डॉक्टर की कंसल्टेशन लो, डॉक्टर से पूरी चीज डिस्कस करो और एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करो। घबराओ मत इस डिजीज से, कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट गया है कि ये डिजीज सिर्फ आपको ही है। लाखों पेशेंट्स हैं इंडियन सोसाइटी में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल में, आपके जो एक बंच ऑफ सर्कल है उसमें भी किसी को ये हो सकता है, लेकिन वो भी आपकी तरफ पीयर प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर फील कर रहे हैं और बता नहीं रहा, और आप भी ऐसे ही नहीं बता रहे। तो आप डॉक्टर से डिस्कस करो, ट्रीटमेंट शुरू करो, डिजीज को एरेडिकेट करो, सिंपल। बिल्कुल। आई थिंक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और अच्छा कंक्लूसिव डिस्कशन रहा है थ्रू आउट। हम लोग ने कॉन्वर्सेशन चालू किया क्रॉनिक किडनी डिजीज से, साइनस, अस्थमा, कितना कुछ हम लोग ने डिस्कस किया। वी टॉक्ड अबाउट सेक्सुअल डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स एज वेल। आई होप कि हमारे दर्शकों को ये पॉडकास्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंड जाते जाते कोई आखिरी मैसेज डॉक्टर साहब हमारे ऑडियंस के लिए? मेरा आखिरी मैसेज यही रहेगा, कोई भी डिजीज आपको हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेम ऑफ डिजीज, अशेम्ड नहीं होना उस डिजीज से, उसको फेस करना है, डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन लेनी है और प्रॉपर तरीके से उस डिजीज को मैनेज करना है।
दूसरा राउट ये हो सकता है, कुछ पेशेंट मेरे को भी दिखाना चाहेंगे, तो मेरे को कैसे दिखाएं? मेरे को दिखाना बड़ा सिंपल है, 2 तरीके से आप दिखा सकते हैं। एक तो कंफर्ट ऑफ होम से दिखा सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन। प्ले स्टोर पर ऐप है डॉक्टर दीपक धनखड़ के नाम से, डाउनलोड करो, अपॉइंटमेंट बुक करो, ऑनलाइन डिस्कस करो डिजीज को और ट्रीटमेंट शुरू करो। दूसरा ये है कि आप मेरे पास ऑफलाइन क्लिनिक पर विजिट करें, जो प्रेफरेबल मेथड है। इसमें मैं ज़्यादा टाइम आपको दे सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशन में आपके बाद वाला पेशेंट वेट कर रहा है अपनी कंसल्टेशन का, तो मैं आपका टाइम स्ट्रेच नहीं कर सकता। ऑफलाइन कंसल्टेशन में कर सकता हूँ, तो उसमें आप मेरे को नजफगढ़ दिल्ली आके दिखा सकते हो। सैटरडे संडे मैं बैठता हूँ नजफगढ़ दिल्ली में, और उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी उसी ऐप से मिलेगी। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे क्लिनिक का व्हाट्सअप नंबर है 9625400576, उस पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस अच्छे से जान सकते हैं। और आई थिंक एक खास चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहिए हमारे दर्शकों की, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम देना चाहते हो अपने पेशेंट्स को जो आपको ऑफलाइन कंसल्टिंग के लिए आए, इसलिए आप ज़्यादा पेशेंट्स को एक साथ केटर भी नहीं करते हो। तो वो भी हमारे ऑडियंस को थोड़ा समझाए कि क्यों आपका वो साइकोलॉजी। देखो, मेरे को लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं प्रैक्टिस में। मेरा शुरू से ही ये गोल रहा है कि मुझे बल्क पेशेंट नहीं देखने। वेरी अनलाइक माइंडसेट ऑफ डॉक्टर। मैं चूजी हूँ पेशेंट को। अगर मेरे को पेशेंट हल्का सा भी ऐसा लगता है कि ये पेशेंट मेरे सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं कर पाएगा, तो मैं अपनी गलती बता के ट्रीटमेंट नहीं देता। मैं अपने आप को लोअर रख लेता हूँ, पेशेंट को अपर एज पे रख लेता हूँ कि जी आपकी डिजीज मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप उस सेट ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं कर पाओगे। दूसरा, अपॉइंटमेंट रखने का कारण भी यही है कि क्लटर्ड ना हो, भीड़ ना हो, पेशेंट आए जाए आराम से बात करे। ऐसा ना हो कि पेशेंट के ऊपर पेशेंट चढ़ने को हो रखा है, इतनी भीड़ हो रखी है, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ पेशेंट को, शक्ल देख रहा हूँ, दवाई लिख रहा हूँ, जो नेक्स्ट अगला, ऐसे नहीं। प्रॉपर कंसल्टेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। आप लोगों ने सुना डॉक्टर धनखड़ की बातें, एंड अगर उनको कंसल्ट करना है तो आप जाओ नजफगढ़ दिल्ली, एंड नंबर पे जो दिया हुआ है नंबर, उस पर कंसल्ट करो। ऐप के थ्रू बुकिंग कर सकते हो, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एज वेल, एंड कीप फॉलोइंग डॉक्टर साहब ऑन इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एज वेल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। लाएंगे वापस एक और बेहतरीन एपिसोड बहुत बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।